हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। आज की वीडियो में हम गेम थियोरी रिलेटेड एक और मेथड पढ़ने जा रहे हैं टू सॉल्व अ पर्टिकुलर गेम। लेकिन आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक फटाफट से एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि गेम थियोरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितनी तरह के मेथड्स अवेलेबल हैं, राइट? तो देखिए, जब भी हम गेम थियोरी की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमारा मोटिव क्या रहता है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? टू फाइंड द ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज, राइट? ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं? वो स्ट्रैटेजीज जो हमारे प्लेयर्स को बेस्ट पोजीशन पे रखती हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर बोथ प्लेयर्स ए एंड बी हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि ए के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी और प्लेयर बी के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। इसके अलावा हम फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ गेम। तो वैल्यू ऑफ गेम का मतलब है कि हम अल्टीमेटली देखते हैं कि सब कुछ करने के बाद, पूरी गेम खेलने के बाद एंड में गेम किस प्लेयर के फेवर में जाती है, प्लेयर ए या प्लेयर बी। तो उसमें हमने देखा था कि अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है हमारी गेम की तो वो जाती है प्लेयर ए की फेवर में, क्योंकि जो हम पे ऑफ मैट्रिक्स बनाते हैं वो हम प्लेयर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। और अगर वैल्यू ऑफ गेम नेगेटिव आती है तो इसका मतलब जो हमारी गेम है वो बी की फेवर में है, मतलब प्लेयर बी विंस द गेम, राइट? तो ये होता है कि हमें जब प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हमें क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक मेथड पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कि सैडल पॉइंट हमें मिलता है। ठीक है, आप इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक अभी ऊपर फ्लैश हो रहा है। तो सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो उस केस में हमने कहा था कि प्लेयर ए और प्लेयर बी, जो प्लेयर ए होता है वो मैक्सिमम स्ट्रैटेजी चूज करता है और प्लेयर बी मिनिमैक्स स्ट्रैटेजी चूज करता है, राइट? और फिर ये स्ट्रैटेजीज चूज करते हुए हमें एक स्ट्रैटेजी मिलती है प्लेयर ए के लिए और एक स्ट्रैटेजी मिलती है प्लेयर बी के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब हमें एक फिक्स स्ट्रैटेजी मिलेगी प्लेयर ए के लिए और प्लेयर बी के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्लेयर ए हमेशा वो एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी चूज करेगा और प्लेयर बी हमेशा जो निकल कर आई है स्ट्रैटेजी बेस्ट वाली वो हमेशा वही चूज करेगा। मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट स्ट्रैटेजी इज 1 और प्लेयर बी के लिए भी जो स्ट्रैटेजी उसने चूज की है उसकी प्रोबेबिलिटी है 1। तो प्रोबेबिलिटी 1 का मतलब है कि 100% चांसेस हैं कि प्लेयर ए हमेशा वो वाली पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी चूज करेगा और जो बी के लिए निकल कर आई है उसके भी 100% चांसेस हैं कि वो वही स्ट्रैटेजी चूज करेगा। तो जहां पर ये स्ट्रैटेजीज फिक्स्ड होती हैं प्लेयर ए और प्लेयर बी की, कि वो एक एक जो स्ट्रैटेजी निकल कर आई है वो फिक्स्ड है, उनकी प्रोबेबिलिटी 100% है, तो उस केस में क्योंकि ये फिक्स्ड है हम उसे बोलते हैं प्योर स्ट्रैटेजी। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसे कहते हैं प्योर स्ट्रैटेजी, जहां पर प्लेयर ए और बी को पता रहता है, मतलब वो पूरे पे ऑफ मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए, सारे सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए ए और बी को पता है कि उनके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट है। और ए को बी का भी पता रहता है क्योंकि पे ऑफ मैट्रिक्स गिवन है, सारे सर्कमस्टांसेस सामने क्लियर हैं। और प्लेयर बी को भी पता रहता है कि प्लेयर ए की ये फिक्स स्ट्रैटेजी है, उसको इसी से बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है, राइट? तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज है 100%, राइट? इसे हम कहते हैं प्योर स्ट्रैटेजी। अब दूसरी सिचुएशन क्या बनती है जब सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता? ये पहले वाला केस हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, यू कैन गो थ्रू इट। तो देखिए, अब दूसरी सिचुएशन बनती है व्हेन सैडल पॉइंट, हम नो सैडल पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पर, व्हेन सैडल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। उस केस में क्या होगा कि ए और बी की हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी नहीं मिलेगी। ठीक है, पहले केस में क्या था, जब हम गेम को सॉल्व करते हैं मैक्सिमम और मिनिमैक्स प्रिंसिपल लगा के हमें दोनों की एक एक स्ट्रैटेजी मिल जाती है। लेकिन जब सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है उस केस में हमें ये रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। तो उस केस में क्या होता है, क्योंकि ए और बी की कोई फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि प्लेयर ए
अपनी स्ट्रैटेजीज को किस तरीके से चूज करेगा। ठीक है, तो जैसे दो स्ट्रैटेजीज हैं, सपोज A1 एंड A2, तो हम इनकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो स्ट्रैटेजी A1 चूज करेगा और कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो स्ट्रैटेजी A2 चूज करेगा। उसी तरीके से प्लेयर बी के लिए हम देखते हैं, सपोज इसकी भी दो स्ट्रैटेजीज हैं B1 एंड B2, तो हम इनकी भी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हम सपोज इधर लिख देते हैं A1 की प्रोबेबिलिटी x है, तो A2 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 माइनस एक्स। ये क्यों होता है, जैसे हम बोलते हैं कि अगर 50% चांसेस हैं A1 चूज करने के, तो A2 के कितने हो गए रिमेनिंग 50%, राइट। तो 100 में से 50 अगर ये है तो 50 ये है। लेकिन जब हम प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज लिखते हैं तो हम 100 नहीं लिखते हैं, हम उसको 1 लिखते हैं। 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो इसीलिए अगर x है प्रोबेबिलिटी, तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं 0.6 है अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग A1, तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0.4। ये क्या होता है 1 माइनस 0.6। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और उसी तरीके से हम सपोज B1 की प्रोबेबिलिटी लिखते हैं y, तो B2 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 माइनस y। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जब सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है उस केस में हम स्ट्रैटेजीज की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हम हमेशा दो स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे। ठीक है, जहां पर दो से ज्यादा स्ट्रैटेजीज अवेलेबल होंगी तो उनमें से ऐसा हो सकता है कि तीसरे की कोई प्रोबेबिलिटी ना हो और दो की हमें प्रोबेबिलिटीज मिल जाएं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि तीनों की प्रोबेबिलिटीज हमें मिल जाएं, वो एक सेपरेट केस होगा। बट मोस्टली हम क्या चूज करेंगे, हम A1 A2 की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से प्लेयर बी के लिए भी जो उसकी स्ट्रैटेजीज हैं हम उसकी स्ट्रैटेजीज लेकर चलेंगे। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है, हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स मींस 2 स्ट्रैटेजीज फॉर प्लेयर ए एंड 2 स्ट्रैटेजीज फॉर प्लेयर बी। ठीक है, तो कुछ मेथड्स होंगे जो 2x2 मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए होंगे, कुछ मेथड्स होंगे जो इससे ज्यादा रोज और कॉलम्स के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होंगे। ठीक है, अगर दो से ज्यादा रोज या कॉलम्स हैं तो उनके लिए वी हैव सेपरेट मेथड्स। ठीक है, तो फिलहाल आप ये याद रखिए कि हमें क्या करना होता है। सबसे पहले कोई भी गेम थियरी की प्रॉब्लम आती है तो आपको सबसे पहले यू हैव टू चेक कि सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो आपका मैट्रिक्स, फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू चेक वेदर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट और नॉट, राइट। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो आपको ये प्योर स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपको मिक्स्ड स्ट्रैटेजीज वाला केस बन जाता है। ठीक है, हम इसे बोलते हैं मिक्स्ड स्ट्रैटेजीज। तो हमारे पास दो सिचुएशंस क्या हैं, हमारे पास है एक तो हो गया प्योर स्ट्रैटेजीज वाला केस। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या हो गया मिक्स्ड स्ट्रैटेजीज वाला केस, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब इसके आगे हम देखेंगे कि प्योर स्ट्रैटेजी के लिए तो हमारे पास ये एक ही मेथड है जिसमें हम मिनिमैक्स और मैक्सिमम प्रिंसिपल्स लगाते हैं। लेकिन अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है, मिक्स स्ट्रैटेजीज का केस है, तो उसके लिए वी हैव n नंबर ऑफ मेथड्स। ठीक है, जिसमें से हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे, राइट। सो ये एक पूरी लिस्ट है मेथड्स की जो हम यूज कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग अ गेम। तो इनमें से देखिए हमने जैसे भी पीछे डिस्कस किया, एक होता है प्योर स्ट्रैटेजी जहां पर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है और वहां पर हम कौन सी स्ट्रैटेजी लगाते हैं, मैक्सिमम फॉर प्लेयर ए, मिनिमैक्स फॉर प्लेयर बी। इसमें से हमें एक एक स्ट्रैटेजी मिल जाती है, दोनों की प्रोबेबिलिटीज 1 होती है, मतलब 100% चांसेस कि प्लेयर ए वही स्ट्रैटेजी चूज करेगा, 100% चांसेस प्लेयर बी अपनी एक वो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी चूज करेगा। वो हो गया प्योर स्ट्रैटेजी। दूसरी सिचुएशन हमने कही जब सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में हम प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं स्ट्रैटेजीज की, क्योंकि एक प्लेयर मोर देन वन स्ट्रैटेजी चूज करता है, इसलिए हम उसे मिक्स स्ट्रैटेजीज बोलते हैं। ठीक है, अब उसके लिए हमारे पास एक लंबी सी लिस्ट है, ये है हमारे first is equal gains or probability method, arithmetical method, then we have odds method, then we have dominance method, sub games method, graphical method and algebraic method। इनमें से ये जो पहले तीन मेथड्स हैं, जब हमारे पास 2x2 गेम होगी तो हम डायरेक्टली ये मेथड इनमें से कोई भी एक मेथड लगा के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा डोमिनेंस मेथड। ये हमारे पास जब m by n का मैट्रिक्स होगा, पे ऑफ मैट्रिक्स, m by n का मतलब है जब
दो से ज्यादा स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है, रोज और कॉलम्स दोनों में, फॉर प्लेयर ए एंड प्लेयर बी। जब दो से ज्यादा स्ट्रैटेजीज हैं हम डोमिनेंस मेथड लगा सकते हैं, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं जो हम आगे की वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। देन वी हैव सब गेम्स मेथड। सब गेम्स मेथड कब लगता है? जब हमारे पास 2/n और m/2 गेम्स हो। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जैसे रो और कॉलम से मैट्रिक्स बनता है, तो m/n का मतलब होता है m रोज एंड n कॉलम्स, ठीक है। तो 2/n का मतलब हुआ 2 रोज n नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब दो से ज्यादा, या फिर m/2 मतलब m नंबर ऑफ रोज और दो कॉलम्स। मतलब हमारी पूरी गेम में अगर रो या कॉलम उन दोनों में से कोई भी एक दो ही है और दूसरा उससे ज्यादा हो सकते हैं, तो हम सब गेम्स मेथड चूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर ग्राफिकल मेथड, ये भी हम कब चूज करते हैं? जब रोज और कॉलम्स में से एक दो होने चाहिए, मतलब या तो दो रोज हैं या तो दो कॉलम्स हैं, उस केस में हम ये दो मेथड चूज कर सकते हैं, सब गेम्स मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। और लास्ट आपका आ जाता है एल्जेब्राइक मेथड। ये हम कब चूज करते हैं? जब हमारी गेम्स होती हैं 3/3, मतलब व्हेन वी हैव 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, उस केस में हम एल्जेब्राइक मेथड चूज करते हैं। बाकी हम आगे की वीडियोस में ये सभी मेथड्स एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल प्योर स्ट्रैटेजी वाला हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे एक मेथड, दैट इज फर्स्ट वन, इक्वल गेन्स और प्रोबेबिलिटी मेथड। तो आइए समझते हैं ये इसकी हेल्प से, इस मेथड की हेल्प से हम कैसे अपनी गेम को सॉल्व करते हैं। ओके, सो हमारे पास अब ये प्रॉब्लम है, सॉल्व द फॉलोइंग गेम। हमारे सामने ये मैट्रिक्स बना हुआ है, ए की दो स्ट्रैटेजीज हैं, A1 एंड A2, प्लेयर बी की स्ट्रैटेजीज हैं, B1 एंड B2, राइट। तो हमने शुरू में भी कहा था कि जब भी हमारे सामने कोई गेम की प्रॉब्लम होगी तो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू चेक वेदर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। तो सैडल पॉइंट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? हमने कहा था मैक्सिमम और मिनिमैक्स स्ट्रैटेजी लगाते हैं, ठीक है। तो प्लेयर ए के लिए मैक्सिमम और प्लेयर बी के लिए मिनिमैक्स, ठीक है, मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम। और उसके लिए हम क्या करते हैं? हम कैलकुलेट करते हैं रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा, कॉलम मैक्सिमा, ठीक है। मतलब रो की मिनिमम वैल्यूज लिखनी है और कॉलम की रो की मिनिमम वैल्यूज लिखनी है और कॉलम की मैक्सिमम। तो रो की मिनिमम वैल्यू क्या है? 8 और -7 में से -7, -6 और 4 में से -6, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं? इस पे मैक्सिमम प्रिंसिपल लगाते हैं, मतलब हम इनमें से मैक्सिमम वाली वैल्यू चूज करते हैं। तो -7 और -6 में से बड़ा क्या है? -6, ठीक है। चलिए अब हम बी की स्ट्रैटेजीज हम देखते हैं। कॉलम मैक्सिमा, तो 8 और 6 में से मैक्सिमम है 8, -7 और 4 में से मैक्सिमम है 4, ठीक है। तो कॉलम मैक्सिमा है, इस पर प्रिंसिपल लगना है मिनिमैक्स, मिनिमम ऑफ दीज मैक्सिमम वैल्यूज, और वो है 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम प्रिंसिपल लगा के हमें मिला -6, और मिनिमैक्स प्रिंसिपल लगा के, मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम वैल्यूज, मिनिमैक्स प्रिंसिपल लगा के हमें वैल्यू मिली 4। ये दोनों इक्वल नहीं है ना, मैक्सिमम इज नॉट इक्वल टू मिनिमैक्स, ठीक है। ये है -6 और ये है 4, क्योंकि ये बराबर नहीं है, दिस इंप्लाइज सैडल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सैडल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, और जब ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसका मतलब हमें ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज ए और बी के लिए, ऑप्टिमल यानी कि यहाँ पर प्योर स्ट्रैटेजीज हमें नहीं मिलती हैं, मतलब पर्टिकुलर एक स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर ए और एक स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर बी नहीं मिलती है, ठीक है। सो यहाँ पर नो प्योर स्ट्रैटेजीज। तो जब प्योर स्ट्रैटेजीज नहीं है तो इसका मतलब हमने क्या कहा था? देयर शुड बी अ मिक्स ऑफ स्ट्रैटेजीज, मतलब प्लेयर और बी मिक्स ऑफ स्ट्रैटेजीज चूज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर आज कौन सा मेथड डिस्कस करने वाले हैं मिक्स स्ट्रैटेजीज के केस में? इक्वल गेन्स और प्रोबेबिलिटी मेथड, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब हम ये लगाकर कैसे सॉल्व करें। तो चलिए, अब सैडल पॉइंट तो एग्जिस्ट नहीं करता, अब देखते हैं हमारे पास क्या सिनेरियो है। देखिए, अब अगर प्लेयर ए जो है स्ट्रैटेजी A1 चूज करता है, ठीक है। अब देखिए, अगर ये A1 चूज करता है तो प्लेयर बी ने उसको काउंटर करना है, और प्लेयर बी किससे काउंटर करता है? जिससे कि
वो अपना फायदा कमा सके या ए का ज्यादा नुकसान कर सके। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर प्लेयर बी स्ट्रैटेजी B1 चूज करता है तो नेट पे ऑफ मिलेगा 8 पॉइंट्स पॉजिटिव है, इसका मतलब वो ए के फेवर में होगा। ठीक है, और अगर वो स्ट्रैटेजी B2 चूज करता है तो -7, तो -7 नेगेटिव वैल्यू का मतलब होता है बी की फेवर में। ठीक है, तो इसका मतलब अगर प्लेयर ए स्ट्रैटेजी A1 चूज करता है तो प्लेयर बी चूज करेगा B2, और अगर प्लेयर ए A2 स्ट्रैटेजी चूज करता है तो प्लेयर बी कैसे काउंटर करेगा, B1 के साथ जिसका -6 है। ठीक है, क्योंकि दूसरे में 4 है, वो पॉजिटिव वैल्यू है, वो ए की फेवर में चला जाएगा। तो अगर प्लेयर ए स्ट्रैटेजी A2 चूज करता है तो प्लेयर बी किससे काउंटर करेगा, स्ट्रैटेजी B1 से। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर अब प्लेयर ए के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो प्लेयर बी को कंफ्यूज करे। ठीक है, कि हमेशा प्लेयर बी गैस ही करता रहे कि प्लेयर ए अब कौन सी स्ट्रैटेजी चलेगा, A1 या A2। ठीक है, उसी तरीके से प्लेयर बी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्लेयर ए को कंफ्यूज रखे कि वो स्ट्रैटेजी B1 चूज करने वाला है या B2। ठीक है, तो इसीलिए प्लेयर ए और बी क्या करते हैं, वो अपनी स्ट्रैटेजीज की अपने लिए कुछ प्रोबेबिलिटी सेट कर लेते हैं। ठीक है, कि अगर हमने 10 चालें चलनी है तो 10 में से हम कितने परसेंट ऑफ द टाइम्स हम कौन सी स्ट्रैटेजी चूज करें, कि सपोज 20% ऑफ द टाइम्स मैं स्ट्रैटेजी A1 चूज करूंगी और बाकी रिमेनिंग जो 80% ऑफ द टाइम्स आई विल चूज स्ट्रैटेजी A2। ठीक है, उसी तरह से प्लेयर बी भी सोचता है कि मैं 60% ऑफ द टाइम्स स्ट्रैटेजी B1 चूज कर लूंगा और 40% ऑफ द टाइम्स आई चूज स्ट्रैटेजी B2। ठीक है, तो इन्हीं को जब हम प्रोबेबिलिटीज की फॉर्म में लिखते हैं, अब यहाँ पर ये तो था एक जनरल समझाने के लिए। ठीक है, तो अब हम ये प्रोबेबिलिटीज ही हमें कैलकुलेट करनी होती हैं कि अब वो प्लेयर ए और बी क्या सोचेंगे, क्योंकि दे हैव टू चूज मिक्स ऑफ स्ट्रैटेजीज। एक फिक्स स्ट्रैटेजी उनके पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए उनको दे हैव टू गो फॉर मिक्स्ड स्ट्रैटेजीज, तो इसीलिए वो प्रोबेबिलिटीज सेट करते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, अब हम क्या करते हैं, हम इन प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करने के लिए पहले इनको एक वेरिएबल असाइन करते हैं। ठीक है, दोनों के लिए, प्लेयर ए के लिए भी और प्लेयर बी के लिए भी। तो हम क्या करते हैं, सपोज जो प्लेयर ए है, सपोज वो A1 स्ट्रैटेजी चूज करने के लिए अपनी प्रोबेबिलिटी सेट करता है x। ठीक है, और अगर A1 चूज करने की प्रोबेबिलिटी x है तो स्ट्रैटेजी A2 चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस x। राइट, इसी तरीके से अब हम प्लेयर बी के लिए भी लिख लेते हैं। प्लेयर बी सपोज स्ट्रैटेजी B1 चूज करने के लिए अपनी प्रोबेबिलिटी सेट करता है y, तो B2 के लिए कितना हो जाएगा, 1 माइनस BY। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो अगर B1 की प्रोबेबिलिटी y है तो दूसरे की हो जाएगी 1 माइनस y। ठीक है, चलिए, अब इसमें एक चीज और समझने की जरूरत है, पे ऑफ। ठीक है, पे ऑफ कैसे कैलकुलेट होता है। देखिए, हमने कहा था ये जो हमें वैल्यूज बीच में गिवन है ना मैट्रिक्स में, 8 -7 -6 और 4, ये पे ऑफ की वैल्यूज हैं। इनका मतलब क्या होता है कि अगर एक्सक्यूज मी, कि अगर प्लेयर ए स्ट्रैटेजी A1 चूज करता है और उसको काउंटर करने के लिए प्लेयर बी स्ट्रैटेजी B1 चूज करता है तो पे ऑफ मिलेगा हमें 8 पॉइंट्स का। ठीक है, अगर प्लेयर A1 स्ट्रैटेजी चूज करता है और प्लेयर बी B2 चूज करता है, A1 B2 को कॉम्बिनेशन पे ऑफ कितना मिलेगा, -7। ठीक है, लेकिन ये कब मिलेगा, जब हमें पता है कि 100% वी आर श्योर कि प्लेयर ए स्ट्रैटेजी A1 चूज कर रहा है और उसको काउंटर करने के लिए B1 स्ट्रैटेजी यूज हो रही है, या फिर A1 को काउंटर करने के लिए B2 ही यूज होनी है। ठीक है, जब 100% चांसेस है, 100% प्रोबेबिलिटी इस एक स्ट्रैटेजी की है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है ना, तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारा एक्सपेक्टेड पे ऑफ होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब वो कैसे चेंज होता है यहाँ मैं आपको साइड में पहले बता देती हूँ कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, अगर जिनको तो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है उनके लिए ये मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जिनको इतना ज्यादा नहीं पता है तो उनके लिए ये थोड़ा सा एक आधे मिनट के लिए ये एक्सप्लेनेशन है। देखिए, हम मान के चलते हैं A1 A2, A1 की प्रोबेबिलिटी सपोज हम मान के चलते हैं 30%। ठीक है, और A2 की हम मान के चलते हैं रिमेनिंग 100 - 30 70%। ठीक है,
और यहाँ पर पे ऑफ है, सपोज हम B1 को लेकर चलते हैं फिलहाल एक ही स्ट्रैटेजी को। यहाँ पर पे ऑफ है 8 और -6, ठीक है। अब यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि प्लेयर बी हमेशा B1 स्ट्रैटेजी ही चूज करेगा, ठीक है। लेकिन ए का फिक्स नहीं है ना, ए ने अपनी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। तो उस केस में क्या होगा कि एक्सपेक्टेड पे ऑफ अगर तो फिक्स है कि A1 B1 है तो फिक्स है कि पूरे 8 पॉइंट्स का हमें पे ऑफ मिलेगा, और अगर A2 B1 है तो -6 का हमें नेट पे ऑफ मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ 100% कुछ भी नहीं है। 30% ऑफ द टाइम्स A1 स्ट्रैटेजी चूज होनी है, 70% ऑफ द टाइम्स A2 स्ट्रैटेजी यूज होनी है, ठीक है। तो उस केस में प्लेयर ए का पे ऑफ, एक्सपेक्टेड पे ऑफ कितना हो जाएगा? 30% ऑफ 8, क्योंकि पूरा 8 नहीं मिलना है, 30% ऑफ द टाइम्स ही ये वाली स्ट्रैटेजी चलनी है, तो हमें 30% ऑफ द टाइम्स ही हमें इतना पे ऑफ मिलेगा, ठीक है। सपोज हमने 10 चालें चलनी है, तो उन 10 चालों में से 3 चालें मेरी स्ट्रैटेजी A1 की होंगी और 7 चालें A2 की होंगी, ठीक है, नॉट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है, कभी A1 कभी A2। तो इसीलिए पूरा 8 पॉइंट्स का पे ऑफ नहीं मिलेगा, 30% ऑफ 8 मिलेगा, प्लस उन 10 में से 3 चालें इसकी हैं और 7 चालें दूसरे की है, मतलब 70% ऑफ -6। तो ये जो टोटल करके कैलकुलेट करके मिलेगा, ये ए का एक्सपेक्टेड पे ऑफ होगा अगर B1 स्ट्रैटेजी यूज होती है, ठीक है। इसी तरीके से B2 के लिए भी होगा, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर कि एक्सपेक्टेड पे ऑफ कैसे कैलकुलेट करना है। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो अब हमने यहाँ क्या एज्यूम किया है, प्लेयर A1 के लिए स्ट्रैटेजी, प्लेयर ए के लिए स्ट्रैटेजी A1 की प्रोबेबिलिटी x है और A2 की 1 - x। वैसे ही प्लेयर बी के लिए B1 स्ट्रैटेजी की प्रोबेबिलिटी हमने ली है y और B2 के लिए 1 - y, ठीक है। नाउ सपोज प्लेयर ए जो है, प्लेयर ए प्लेज स्ट्रैटेजी A1 with probability x and strategy A2 with probability 1 - x and B plays strategy B1, ठीक है। तो उस केस में एक्सपेक्टेड पे ऑफ कितना हो जाएगा, जो भी हमने डिस्कस किया, एक्सपेक्टेड पे ऑफ प्लेयर ए, हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं B plays B1, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ कितना हो जाएगा, 8x प्लस -6 इंटू 1 - x, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। 8 इंटू एक्स और -6 इंटू 1 - x, इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये हमारे पास कितना पे ऑफ आएगा, 8x प्लस ब्रैकेट में रखेंगे हम इसे -6 इंटू 1 - x, ठीक है। उसी तरीके से एक्सपेक्टेड पे ऑफ, यहाँ हम ऊपर ए लिखना भूल गए, एक्सपेक्टेड पे ऑफ प्लेयर ए हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं इफ बी प्लेज स्ट्रैटेजी B2, तो उस केस में वो कितना हो जाएगा, अब -7 इंटू एक्स, 4 इंटू 1 - x, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है। सो -7x प्लस 4 इंटू 1 - x, ठीक है। अब हम क्या एज्यूम करते हैं, हम यहाँ मेथड कौन सा पढ़ रहे हैं, इक्वल गेन्स। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि चाहे प्लेयर बी स्ट्रैटेजी B1 चूज करे या स्ट्रैटेजी B2 चूज करे, दोनों केसेस में ए का पे ऑफ सेम रहेगा, ठीक है। हम इक्वल गेन्स की बात कर रहे हैं। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट स्ट्रैटेजी प्लेयर बी इज यूजिंग, प्लेयर ए विल गेट द सेम एक्सपेक्टेड पे ऑफ। इसका मतलब ये दो इक्वेशंस जो हमने लिखी ये बराबर होनी चाहिए, हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो हम इधर लिख लेते हैं 8x प्लस -6 इंटू 1 - x शुड बी इक्वल टू -7x प्लस 4 इंटू 1 - x। तो फटाफट से इस इक्वेशन को सॉल्व करो और x की वैल्यू फाइंड करो। ये हो जाएगा 8x -6 माइनस प्लस 6x इज इक्वल टू -7x प्लस 4 इंटू 4 - 4x, ठीक है। अब हम x वाली वैल्यूज को एक साथ कर लेते हैं, 8 और 6, 14x -6 इज इक्वल टू -11x प्लस 4, हम इसको यहाँ ले आते हैं, 14x प्लस 11x इज इक्वल टू 4 प्लस 6
This gives 25x is equal to 10, x is equal to 10 अपॉन 25। हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 अपॉन 25 को 5 से करें, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, ठीक है, 2/5। तो x हमारे लिए क्या था? प्रोबेबिलिटी दैट प्लेयर ए स्ट्रैटेजीज A1, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 2/5 है तो 1 माइनस एक्स कितना हो जाएगा? A2 की स्ट्रैटेजी मिल जाएगी हमें 1 माइनस 2/5 विच इज इक्वल टू 3/5। इसका मतलब अगर 5 प्लेज होते हैं, 5 चालें चली जाती हैं, 5 मूव्स चले जाते हैं, तो 5 में से 2 बारी प्लेयर ए स्ट्रैटेजी A1 चूज करेगा और 3 बारी स्ट्रैटेजी A2 चूज करेगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा A1 और A2 की प्रोबेबिलिटीज 2/5 एंड 3/5, ठीक है। 2 आउट ऑफ 5 भी हम इसको कह सकते हैं। प्रोबेबिलिटी में यही कॉन्सेप्ट होता है। 5 होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ जितने हम इवेंट्स करते हैं, ठीक है। तो 5 में से 2 बार स्ट्रैटेजी A1, 5 में से 3 बार स्ट्रैटेजी A2। तो हमें यहाँ पर मिल गई प्रोबेबिलिटीज A1 और A2 की, ठीक है। तो हम यहाँ साइड में नीचे लिख लेते हैं A1 A2, इनकी प्रोबेबिलिटीज है x और 1 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 2/5 एंड दिस इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। हम यहाँ पर नीचे यहाँ भी लिख लेते हैं मैट्रिक्स के नीचे जो हमने एक्सपेक्टेड पे ऑफ लिखा था B1 के केस में, और 7 माइनस 7x प्लस 4 इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की। हमने क्या किया? प्लेयर A का एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकाला इफ B प्लेयर यूजेस स्ट्रैटेजी B1। फिर हमने A का पे ऑफ निकाला एक्सपेक्टेड पे ऑफ अगर B2 स्ट्रैटेजी चूज होती है। फिर हमने उन दोनों को इक्वेट किया क्योंकि हमने कहा कि वेदर प्लेयर B चूजेस स्ट्रैटेजी B1 और B2 दोनों केसेस में हमने एज्यूम किया कि प्लेयर A का जो पे ऑफ है वो दोनों केसेस में सेम रहना चाहिए, ठीक है। उनको इक्वेट किया तो हमें x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। इसी तरीके से अब हम प्लेयर B के लिए भी करेंगे। अब हम क्या करेंगे? प्लेयर B के लिए हम एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालेंगे। अगर प्लेयर A A1 चूज करता है, उसी तरीके से एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालेंगे B के लिए अगर वो A2 चूज करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अगर यहाँ तक आपको समझ नहीं आया या कुछ भी कंफ्यूजन है तो प्लीज इतने पार्ट को एक बार फिर से समझिए, तभी आपको बी प्लेयर का भी इजीली समझ आ जाएगा कि उसका एक्सपेक्टेड पे ऑफ हमने कैसे निकाला है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, नाउ फॉर प्लेयर बी हम यहाँ फिर से एक बार लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटीज y एंड 1 माइनस y। चलिए अब हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड पे ऑफ प्लेयर बी। ब्रैकेट में हम लिखते हैं इफ ए प्लेज स्ट्रैटेजी A1, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा? देखिए A1 चलना है ना, तो मतलब 8 इंटू वाई एंड माइनस 7 इंटू 1 माइनस वाई, ठीक है। A1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये दो वैल्यूज हैं 8 और -7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8y माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है तो हम माइनस ही लिख लेते हैं, -7 इंटू 1 माइनस वाई, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। इसी तरीके से एक्सपेक्टेड पे ऑफ प्लेयर बी if player A plays strategy A2, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये -6 और 4 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -6 इंटू वाई प्लस, नीचे लिख लेते हैं 4 इंटू 1 माइनस वाई, ठीक है। नाउ irrespective of whether player A uses strategy A1 और A2, हम एज्यूम करते हैं दैट एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स आर सेम, ठीक है, इक्वल गेन्स हैं। तो प्लेयर बी के एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स जो हैं दोनों केसेस में हम मान के चलते हैं इक्वल रहेंगे। तो उस केस में क्या बन जाएगा? इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे, हमारी इक्वेशन बनेगी 8y माइनस 7 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -6y प्लस 4 इंटू 1 माइनस वाई। अब हम इस इक्वेशन को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू -6y प्लस
4 minus 4y. 8 or 7, 15y minus 7 is equal to minus 10y plus 4. ये हो जाएगा 25y is equal to 4 plus 7, 11. This implies y is equal to 11 upon 25. ये further simplify नहीं हो सकता, तो हम इसी फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे. तो y is equal to 11 by 25. y किसकी प्रोबेबिलिटी है? स्ट्रैटेजी B1 की. ठीक है, तो इसी तरीके से एंड 1 माइनस वाई, B2 की हम निकालते हैं. ये B2 स्ट्रैटेजी की प्रोबेबिलिटी है. ये हो जाएगा 1 माइनस 11 बाय 25. तो इसको सॉल्व करके हमें मिलेगा 14 अपॉन 25. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 25 चालें चली जाती हैं तो आउट ऑफ 25 बी प्लेयर क्या करेगा? 11 टाइम्स 11 आउट ऑफ 25. ठीक है, 25 में से 11 बार वो स्ट्रैटेजी B1 चूज करेगा एंड 14 टाइम्स वो स्ट्रैटेजी B2 चूज करेगा. ठीक है, तो यहां से हमें मिल गई B1 और B2 की प्रोबेबिलिटीज. राइट, आई होप दिस इज क्लियर. चलिए, अब इसमें लास्ट पार्ट आता है, हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ गेम. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ गेम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है. चलिए पहले वो फॉर्मूला देखते हैं. आपने यहाँ पर फॉर्मूला देख के कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको फॉर्मूला देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन वो बहुत ही इजी है. ठीक है, कैसे करना है देखिए. वैल्यू ऑफ गेम, वैल्यू ऑफ गेम, इसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज इक्वल टू, देखिए जो हम लिखने वाले हैं उससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको. ठीक है, एक्सपेक्टेड पे ऑफ प्लेयर ए, player A when player B uses strategy B1. ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है विद probability of player B using strategy B1. ठीक है, using strategy B1 मतलब हमने क्या किया, जो पहले इक्वेशन लिखी थी ना, सॉरी पहले पूरा बता देती हूँ. प्लस इसमें हमें क्या ऐड करना है? एक्सपेक्टेड पे ऑफ player A when B uses strategy B2, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ player B using strategy B2. ठीक है, तो सिंपल है. करना क्या है, हम पहले यहां लिख लेते हैं x 1 माइनस x, y 1 माइनस y. ठीक है, हम यहाँ एक्सपेक्टेड पे ऑफ प्लेयर ए लिख लेते हैं जब वो B1 यूज करता है. ये हम पहले लिख चुके हैं. ठीक है, वो कैसे लिखा था हमने? 8x माइनस 6 इंटू 1 माइनस एक्स. ठीक है, और जब वो B2 स्ट्रैटेजी चूज करता है तो पे ऑफ बन जाता है माइनस 7x प्लस 4 इंटू 1 माइनस एक्स. ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पर सामने लिख लेते हैं प्लेयर बी का भी जो पे ऑफ था वो कैसे था? 8y माइनस 7 इंटू 1 माइनस वाई और माइनस 6y प्लस 4 इंटू 1 माइनस वाई. ये एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स लिखे थे हमने. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ गेम कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया? एक्सपेक्टेड पे ऑफ प्लेयर ए व्हेन बी यूजेस स्ट्रैटेजी B1. तो वो क्या है? ये इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर बी यूजिंग स्ट्रैटेजी B1 इंटू वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, उसी तरीके से हमने एक्सपेक्टेड पे ऑफ प्लेयर ए व्हेन बी यूजेस स्ट्रैटेजी B2, वो ये होता है. ठीक है, प्लेयर ए का पे ऑफ जब वो B2 यूज करेगा उसको मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी इसके साथ 1 माइनस वाई के साथ. ठीक है, और इन दोनों को फिर हमने ऐड कर देना है. सिंपल है, तो आपको यहाँ पर जो लिखा हुआ है उससे देख के कंफ्यूज नहीं होना है. सिंपली यहाँ पर देखो, हमने एक्सपेक्टेड पे ऑफ ए when player B uses B1 और उसी की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना है. उसी तरीके से एक्सपेक्टेड पे ऑफ प्लेयर A when B uses स्ट्रैटेजी B2 और B2 की प्रोबेबिलिटी से ही मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है, और बाद में इनको दोनों को ऐड कर देना है. ठीक है,
तो अब आप पूछेंगे कि हमने ये सामने y वाली वैल्यूज क्यों लिखी। ये इसलिए लिखी कि एक तरीका है कैलकुलेट करने का, ये दूसरा तरीका है कि ये 8y माइनस 7 इंटू 1 माइनस वाई को मल्टीप्लाई करो x के साथ, और माइनस 6y प्लस 4 इंटू 1 माइनस वाई को मल्टीप्लाई करो 1 माइनस एक्स के साथ, और दोनों को ऐड कर दो तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा। तो यहाँ ए के पे ऑफ से कैलकुलेट कर लो या बी के पे ऑफ से कैलकुलेट कर लो, दोनों केसेस में आपको वैल्यू ऑफ गेम सेम मिलेगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो चलिए अब हम ये जो फॉर्मूला लिखा है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए अब हमारे पास क्या बना, v इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड पे ऑफ प्लेयर ए when b uses b1, ये है 8x माइनस 6 इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, इस पे ऑफ को मल्टीप्लाई किससे करना है, b1 की जो प्रोबेबिलिटी है मतलब y के साथ, राइट। उसके बाद हमने इसमें ऐड क्या करना है, दूसरे का पे ऑफ। ठीक है, b2 जब यूज होती है तो वो उसका है -7x प्लस 4 इंटू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 माइनस वाई के साथ। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने मत बैठना, पहले x और y की हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास थी 2/5, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 8 इंटू 2/5 माइनस 6 इंटू 1 माइनस एक्स कितना था, दूसरे की प्रोबेबिलिटी 3/5, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3/5। ठीक है, और इसको फिर हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, y से, और y की वैल्यू कितनी है 11/25। ठीक है, उसके बाद हम इस पूरे को ऐड किस में करेंगे, प्लस हम यहाँ लिख लेते हैं -7 इंटू एक्स की वैल्यू थी 2/5 प्लस 4 इंटू 1 माइनस एक्स था 3/5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई हमने किससे करना है, 1 माइनस वाई से, और वो कितना है 14/25, राइट। अब हम यहाँ पर इस तरीके से आप एग्जाम में मत कीजिएगा। अब यहाँ पर ये जो दो ऊपर नीचे वैल्यूज लिखे हम इनको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये किसके बराबर आएगा, 8 2 16/5 माइनस 6 3 18/5 इंटू 11/25, और इसको सॉल्व करने पर हमारा बनेगा, इस पूरे को ऐड करना है इसमें, तो इसको सॉल्व करने पर बनेगा 7 2 14 माइनस 14/5 प्लस 4 3 12/5 इंटू 14/25, राइट। तो चलिए अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, थोड़ी सी जगह बनाकर हम ये चीज हटा देते हैं यहाँ से, ये जो हमने y का सारा पे ऑफ लिखा हुआ है हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले वाले को 16 माइनस 18 इज -2/5 इंटू 11/25, इसमें हमें ऐड करना है, नीचे वाली वैल्यू कितनी आती है -14 प्लस 12, ये हो जाएगा -2/5 इंटू 14/25। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, -22 अपॉन 25 है 125 प्लस प्लस माइनस हम माइनस ही लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 14 2 28 अपॉन 125। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे क्योंकि माइनस साइन है ना, तो ये हो जाएगा -22 प्लस 20 -50 अपॉन 125। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे 5 के टेबल से हो जाएगा 5 10 50 525, फर्दर 5 से हो जाएगा 5 2 10 5 5 25, ये आ जाता है -2/5। ठीक है, तो हमारी वैल्यू ऑफ गेम आ गई -2/5। तो -2/5 आने का मतलब क्या हुआ कि इन द लॉन्ग रन ये वैल्यू ऑफ गेम नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब इन द लॉन्ग रन बी विल विन। ठीक है, सो प्लेयर बी इज गोइंग टू विन द गेम, राइट। तो प्रोबेबिलिटीज अब हम इसको फाइनली एक्सप्रेस कैसे करते हैं, बेसिकली आप यहाँ पर देख लीजिए हमने कैसे एक्सप्रेस करना है। हम लिखते हैं फॉर ए एंड फॉर बी, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटीज की फॉर्म में लिखना है ना, तो हम लिख लेते हैं फॉर ए स्ट्रैटेजी और साथ में उनकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी ए के लिए है A1 एंड A2, प्लेयर बी के लिए है B1 एंड B2।
तो A1 की प्रोबेबिलिटी आई थी हमारे पास 2/5, A2 की आई थी 3/5, B1 की आई थी 11/25 और B2 की आई थी 14/25। ठीक है, तो क्योंकि ये प्रोबेबिलिटीज है हम इनको पूरा सॉल्व करके पॉइंट्स में वैल्यूज नहीं लिखते, हम फ्रैक्शंस में ही रहने देते हैं क्योंकि उधर से इंटरप्रिटेशन कंपैरेटिवली इजी हो जाती है। जैसे हमने कहा था कि अगर A1 की प्रोबेबिलिटी 2/5 है, इसका मतलब आउट ऑफ 5 चांसेस वो 2 बारी स्ट्रैटेजी A1 चूज करेगा और 3 टाइम्स वो स्ट्रैटेजी A2 चूज करेगा। ठीक है, उसी तरीके से प्लेयर बी के लिए हमने बोला था आउट ऑफ 25 चांसेस 11 बार वो B1 स्ट्रैटेजी चूज करेगा एंड 14 टाइम्स विल बी यूजिंग स्ट्रैटेजी B2। ठीक है, एंड लास्ट में वैल्यू ऑफ गेम is equal to -2/5 and negative sign indicates that player B wins. Right? I hope ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। अगर कहीं पर कुछ कंफ्यूजन लगता है तो आप थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके पॉज करके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, सो विद दिस आई विल टेक योर लीव। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे एक और नया मेथड फॉर सॉल्विंग मिक्स स्ट्रैटेजीज। और मुझे लगता है कि ये क्योंकि अभी पहला मेथड था और ये प्रोबेबिलिटीज रिलेटेड था, थोड़ा सा इसमें कंसेप्चुअल पार्ट था, इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। आगे वाले मेथड्स कंपैरेटिवली इजी रहेंगे। तो यहाँ पर घबरा के गेम थ्योरी छोड़ मत देना, नेक्स्ट वीडियोस पे जरूर जाना। तो हम जल्दी हाजिर होंगे एक नई वीडियो लेकर जिसमें हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करें। तो जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने जानने वालों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।